ग्रुपिंग के बाद अब नेक्स्ट लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सारे सिनेरियोज हैं, तो उसमें सम सिनेरियो विल डिस्कस। फर्स्ट, लेट n different objects are to be distributed among n persons, ये ठीक है। वन ऑब्जेक्ट टू ईच, देन नंबर ऑफ वेज इज इक्वल्स टू, ठीक है। मान लिया हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, 5 लोगों को बांटना है और हर बंदे को एक एक ऑब्जेक्ट देना है, तो कितने तरीके से दे सकते हैं? बहुत सिंपल है, n फैक्टोरियल, ठीक है। कैसे एक्सप्लेन करने का एक तरीका तो ये है कि जैसे हमने ऑब्जेक्ट्स को हाथ में उठा लिया, पहले ऑब्जेक्ट को बांटने का कितना तरीका है? अगर n लोग खड़े हुए हैं, n तरीका, किसी भी एक को दे दिया। अब मान लिया पहला ऑब्जेक्ट से राम को चला गया, अब हमने दूसरा ऑब्जेक्ट उठाया, बिकॉज सबको मेरे को एक एक ऑब्जेक्ट देना है, तो दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए राम इज नॉट द ऑप्शन, क्योंकि उसको हम एक ऑब्जेक्ट दे चुके हैं। अब कितने लोग बच गए? n-1। तो दूसरे ऑब्जेक्ट को देने का या डिस्ट्रीब्यूट करने का कितना तरीका है? n-1, n-1 तरीके से दे दिया। अब दो लोगों के पास एक एक ऑब्जेक्ट आ गया, उनको निकाल दिया बाहर लाइन से, कितने लोग बच गए? n-2। अब जो तीसरा ऑब्जेक्ट मैंने उठाया उसको बांटने का n-2 तरीका। तो ऐसे करते करते you'll get n factorial, n into n-1 into n-2 into n-3 and so on, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया एक्सप्लेन करने का। दूसरा तरीका क्या एक्सप्लेन करने का, कि जो पर्सन्स हैं P1 P2 P3 अप टिल मान लिया Pn, इनको हमने एक लाइन में खड़ा कर दिया और उसके बाद हमने क्या किया कि उनके सामने एक एक ऑब्जेक्ट रखा, O1 O2 O3 एंड ON, n ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑब्जेक्ट्स को उनके सामने एक एक बंदे के सामने एक एक ऑब्जेक्ट रख के परम्यूट करा दिया, ठीक है। तो कितने तरीके से परम्यूटेशन हो सकता है? n फैक्टोरियल तरीके से। हर परम्यूटेशन के करस्पॉन्डिंग एक यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, मतलब 1-to-1 करस्पॉन्डेंस है। यू थिंक ऑफ एनी डिस्ट्रीब्यूशन, वो यहाँ पे परम्यूटेशन में पक्का आ जाएगा, एंड यू थिंक ऑफ एनी परम्यूटेशन, उसके करस्पॉन्डिंग एक डिस्ट्रीब्यूशन पक्का आ जाएगा। जैसे मान लिया अगर ऐसे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो आई से कि O1 P1 को मिल गया, O2 ऑब्जेक्ट जो है वो P2 बंदे को मिल गया, ON वाला Pn को मिल गया। एक ऐसे भी आ जाएगा O2 O1 O3 एंड सो ऑन ON। तो ये डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, क्योंकि अब पहले बंदे को O2 मिल रहा है, दूसरे बंदे को O1 मिल रहा है, ठीक है। तो n फैक्टोरियल को एक्सप्लेन करने का दूसरा तरीका ये भी है कि हमने n पर्सन्स को लाइन में बिठा दिया, उनके सामने ऑब्जेक्ट्स को परम्यूट करा दिया, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स को रखा रहने दिया, बंदों को परम्यूट करा दिया, बट दोनों नहीं करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे बंदों को ही परम्यूट करा दें और ऑब्जेक्ट्स को ही परम्यूट करा दें, फिर तो बहुत ज़्यादा ओवर काउंटिंग हो जाएगा। एक बंदा पहली पोजीशन में आके उसने O1 ले लिया और बंदों और ऑब्जेक्ट दोनों को परम्यूट करा रहे हैं, तो वो मान लिया 4th पोजीशन में पहुंचा, वहीं ऑब्जेक्ट O1 पहुंच गया, या जो भी ऑब्जेक्ट उसे ये पहली पोजीशन में मिला था, तो वो तो सेम चीज़ उसको वापस और कहीं जाके मिल गया। तो या तो हमने बंदों को फिक्स रखा, ऑब्जेक्ट्स को परम्यूट करा दिया, या ऑब्जेक्ट्स को फिक्स रखा, बंदों को परम्यूट करा दिया, ठीक है। फर्स्ट तो ये हो गया। सेकंड, लेट n different objects are to be distributed among, ये ठीक है, r persons, ये ठीक है। नो रेस्ट्रिक्शन बट all objects should be distributed उसका मतलब क्या है? मान लिया हमारे पास 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, उन्हें 4 लोगों में बांटना है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं कि किस बंदे को कितना ऑब्जेक्ट मिल सकता है, कितना ही मिल जाए, सारे का सारे एक ही बंदे को मिल जाए तो भी चलेगा, एक बंदे को कुछ भी ना मिले वो भी चलेगा, बट ऑब्जेक्ट सारा बटना चाहिए।
मतलब हमारे पास 10 ऑब्जेक्ट हैं तो 10 के 10 बांट दी। तो इसके लिए नंबर ऑफ वेज विल बी, जैसे एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं तो मैंने पहला ऑब्जेक्ट उठाया, उसको बांटने का क्या तरीका है, आर। ठीक है, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट उठाया, इस बार ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है लास्ट क्वेश्चन की तरह या लास्ट पॉइंट की तरह कि हर बंदे को एक ही ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए। तो इस बार जो मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट उठाया, पहला ऑब्जेक्ट अगर राम को मिला है तो दूसरा भी राम को मिल सकता है। तो उसका मतलब क्या है कि अगर आर पर्सनस है तो दूसरे ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी हमारे पास आर वेज है। फिर तीसरे ऑब्जेक्ट को उठाया, फिर आर वेज, ऐसे करते करते एन ऑब्जेक्ट्स को बांटा तो आर वेज कितना हो गया, आर रेज टू पावर एन। ठीक है, तो अगर नंबर पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि किसको कितना ऑब्जेक्ट देना है तो आर 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 ऐसे आ जाएगा। जैसे अभी हमने ये वाला फॉर्मूला एक्सप्लेन किया उसी तरीके से ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। ऊपर तो हमने क्या किया था कि पहला ऑब्जेक्ट देने के n तरीके, दूसरा ऑब्जेक्ट देने के n-1 तरीके, क्योंकि एक बंदे को एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट नहीं देना है। इस वाले केस में वो रेस्ट्रिक्शन हट गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आ गया आर रेज टू पावर एन। ठीक है, अब कुछ बच्चों को क्या होता है कि इस फॉर्मूले को याद रखने में थोड़ा दिक्कत रहता है, मतलब उन्हें ये वो कंफ्यूज हो जाते हैं आर रेज टू पावर एन या एन रेज टू पावर आर में। तो उसका एक तरीका तो याद रखने का ये है कि जिस तरीके से हमने एक्सप्लेन किया है, हमने क्या बोला कि हमने ऑब्जेक्ट्स को हाथ में उठाया, आर ऑब्जेक्ट्स हमारे सॉरी एन ऑब्जेक्ट्स हमारे हाथ में आ गया, पहला ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करने का आर वेज, दूसरा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करने का फिर आर वेज, तो इसलिए आर इंटू आर आ गया। ठीक है, तो उसको याद रखने का मतलब आई से दिस थिंग कि हम बंदों को तो हाथ में नहीं उठा सकते, ऑब्जेक्ट्स को उठाएंगे। अगर आर रेज टू एन और एन रेज टू आर में कन्फ्यूजन है तो। ठीक है, तो एक बार मेंटली ये ठीक है ये करके देख लिया हमने, ये प्रोसेस करके देख लिया कि ऑब्जेक्ट जितना है एन उसको हमने हाथ में उठाया, पहले ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने का आर तरीका हो गया बिकॉज दे आर पर्सनस। ऐसे नहीं बोलेंगे कि पर्सनस को हाथ में उठाया पहले पर्सन को डिस्ट्रीब्यूट करने का, ऐसे थोड़ा कर सकते हैं ये। ठीक है, पर्सन थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करने, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करना, एक तरीका तो ये हो गया। अगर हम मेंटली क्विकली ये कर लें तो कभी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आर रेस्ट पर एन था या एन रेस्ट पर आर था, यू कैन डिसाइड देन एंड देयर। दूसरा मतलब जो लोग दिमाग ना खर्च करना चाहें वो रट्टा मार लिया उन्होंने कि नंबर ऑफ पर्सन्स रेस टू पावर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, प्रीटी लेम बट स्टिल कुछ लोग रट्टा मारने में उस्ताद होते हैं तो वैसे रट सकते हैं। ठीक है, एन और आर सेम हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता ये। ठीक है, मतलब अगर मैं बोलूँ कि ऑल एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑल एन बोलने का मतलब है कोई ऑब्जेक्ट छोड़ा नहीं, सभी को बांटना है अमंग एन पर्सन्स, द नंबर ऑफ वेज विल बी एन रेज टू पावर एन। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, दोनों एन एक जैसे ही, बट ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए आर रेज टू पावर एन। ये ठीक है, ये सेकंड तरीका हो गया। फिर तीसरा ऐसे हो सकता है कि नंबर ऑफ ways of distributing all n different objects among r persons and r is greater than n such that no one gets more than one object will be this is equals to, मतलब हमारे पास मान लिया ऑब्जेक्ट्स कम है लोग ज़्यादा है, जैसे मान लिया 5 ऑब्जेक्ट है और हम लोग ने 10 लोगों के बीच में बांटना है सच दैट किसी भी बंदे को एक से ज़्यादा ना मिले, और जो 5 ऑब्जेक्ट है वो सारे बांटने हैं, कोई रखना नहीं है अपने पास। तो इसका मतलब क्या है कि 5 लोगों को एक एक ऑब्जेक्ट मिल रहा होगा और बाकी 5 को कुछ नहीं मिल रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस ये जो पॉइंट है इसके कॉन्टेक्स्ट में क्या है, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, आर लोगों में बांटना है, आर बड़ा नंबर है तो एन लोगों को तो 1 ऑब्जेक्ट मिल रहा होगा, और जब बचे हुए आर माइनस एन है उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा होगा। तो कैसे कर सकते हैं,
हम ऐसे कर सकते हैं कि आर में से हमने एन लोगों को सेलेक्ट कर दिया पहले, तो जिनको एक एक ऑब्जेक्ट देना है, और फिर इनको एक एक ऑब्जेक्ट दे दिया फर्स्ट फॉर्मूले से, जो अभी डिस्ट्रीब्यूशन हमने पहला फॉर्मूला यूज़ किया ना, कि एन लोगों को अगर एन ऑब्जेक्ट बांटना है तो एन फैक्टोरियल। यहाँ पे आर बड़ा नंबर है, ठीक है, तो आर में से हमने एन लोगों को सेलेक्ट किया, तो आर सी एन। सिलेक्शन के बाद ये जो एन लोग सेलेक्ट हुए इनको तो एक एक ऑब्जेक्ट देना है, बाकियों को कुछ नहीं देना है, तो इनको एक एक ऑब्जेक्ट देने का कितना तरीका, एन फैक्टोरियल। तो यही आंसर हो गया, ठीक है। तो मान लिया अगर मेरे पास 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है जिनको डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग से 18 पर्सन्स, ये ठीक है, किसी को भी एक से ज़्यादा नहीं देना है, तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, पहले हमने 18 में से 10 लोगों को सेलेक्ट किया जिनको एक एक ऑब्जेक्ट देना है, और फिर जो 10 ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करना है वो बांट दिया ऐसे 10 फैक्टोरियल। तो ये आंसर हो गया, ये ठीक है, ये भी इजी है, ठीक है, अभी तक इजी है। अब हम आ जाते हैं फोर्थ पे, ये ठीक है, एन ऑब्जेक्ट्स ऑफ कोर्स डिफरेंट, ये ठीक है, आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड among r persons, ये ठीक है, नो रेस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू ए पर्सन, ये ठीक है, एंड नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट्स, ये ठीक है, बस एटलीस्ट वन शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि मेरे पास मान लिया 10 ऑब्जेक्ट्स हैं और वो 7 पर्सन्स में बांटना है, एक बंदे को कितना भी ऑब्जेक्ट दे सकते हैं, पहला तो ये था। इसने एक रेस्ट्रिक्शन और हटा दिया, उसने बोला कि जो 10 ऑब्जेक्ट्स हैं उनको बांटना ज़रूरी नहीं है 10 के 10, मैंने 4 ही बांटा बस काफ़ी है, 5 बांटा वो भी चलेगा, वो भी काउंट करना है, 6 बांटा वो भी काउंट करना है, बस कम से कम एक ऑब्जेक्ट बटना चाहिए, ठीक है। तो अब जब उसने ये बोला ना एट लीस्ट वन शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, तो एट लीस्ट वन वर्ड पढ़ के हम इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, जैसे मैं पहले बोलता हूँ कि कभी भी एटलीस्ट या एटमोस्ट आए तो उसको एग्जैक्टली में कन्वर्ट कर लिया, तो उसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि एग्जैक्टली वन डिस्ट्रीब्यूटेड, और एग्जैक्टली टू डिस्ट्रीब्यूटेड, और एग्जैक्टली थ्री डिस्ट्रीब्यूटेड, और ऐसे करते करते लास्ट में एग्जैक्टली कितना था, एन डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। अब हम वापस इस फॉर्मूले के ऊपर आए, अगर हमें एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट बांटना है आर लोगों में, ठीक है, और कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो कि किसी को कितना ही मिल जाए, तो आर रेज टू पावर एन, मतलब नंबर ऑफ पर्सन्स तो यहाँ रहेगा और पावर में क्या रहेगा, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। उस हिसाब से नंबर ऑफ पर्सन्स यहाँ पे कितना है, ठीक है, आर, कितनी ऑब्जेक्ट्स हैं वो एग्जैक्टली एक भी बांट सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पर्सन्स तो इसमें रहेगा, पावर में वन, ठीक है। एक्सप्लेन करने का ये तरीका है, अगर हमें एक ही ऑब्जेक्ट बांटना है, ये ठीक है, एक ही ऑब्जेक्ट बांटना है, तो हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और उसको बांट दिया, उस ऑब्जेक्ट को बांटने का आर तरीका है, तो बांटने के लिए तो ये आ गया आर रेज टू पावर वन, बट कौन सा ऑब्जेक्ट बांटा ये भी मैटर करता है, तो इसलिए ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो हमें सेलेक्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो एन ऑब्जेक्ट है उसमें से मैंने एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया एन सी वन, और बांटने का तरीका आर रेज टू पावर वन। एग्जैक्टली टू में पहला क्वेश्चन उठेगा कौन से दो ऑब्जेक्ट बांटे, तो हमने कहा ठीक है सेलेक्ट कर लो एन सी टू, अब मैंने एन सी टू से ओ वन ओ टू आ गया, अब ओ वन ओ टू को बांटना है, ठीक है, तो बांटने का कितना तरीका, नंबर ऑफ पर्सन्स रेज टू पावर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स प्लस एन सी थ्री इंटू आर क्यूब प्लस एंड सो ऑन, लास्ट में एन सी एन इंटू आर रेज टू पावर एन, ये आ गया, ठीक है। इतना वेज हो गया। अब ये जो फॉर्मूला है ये देख के तो हमें कुछ शायद अगर बाइनोमियल पढ़ रखा है तो ये याद आ गया होगा कि तो बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखा हुआ है,
एन सी वन इंटू एक्स प्लस एन सी टू इंटू एक्स स्क्वायर एन सी थ्री इंटू एक्स क्यूब, बस एन सी जीरो वाला टर्म इज मिसिंग, तो x की जगह यहाँ पे r लिखा हुआ है, तो दिस इज नथिंग बट एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस आर होल रेज्ड टू पावर n माइनस वन, ये आंसर आ गया। ठीक है, कॉम्पैक्ट फॉर्म में। ओके, ये ठीक है, ये किसके करस्पॉन्डिंग आंसर है? जब मेरे पास n ऑब्जेक्ट्स है, उनको r लोगों में बांटना है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, किसी भी बंदे को कितना भी ऑब्जेक्ट मिल सकता है, बस कम से कम एक ऑब्जेक्ट बांटना है। ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग ये आंसर आ गया। अब ये जो आंसर है ये तो बड़ा कॉम्पैक्ट सा लिखा हुआ है ये। ठीक है, इस आंसर को देख के मेरे दिमाग में क्या आएगा कि कैन आई एक्सप्लेन इट, डायरेक्टली इसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो आंसर इज यस। ठीक है, कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? हमने क्या किया कि पर्सन वन पर्सन टू ऐसे करके कितने पर्सनस हैं आर, इन लोगों को ऑब्जेक्ट बांटना है। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कम से कम एक बांटना है। मैंने क्या किया, इसके बराबर में एक ऐसे बॉक्स रख दिया, बॉक्स। ठीक है, अब मैंने क्या किया, पहला ऑब्जेक्ट उठाया, उनको बांटने का मैंने बोला r+1 तरीका है। ठीक है, आर तरीके तो इनमें से किसी एक बंदे को दे दिया, इसको दे दिया, इसको दे दिया, या इसको दे दिया, या फिर मैंने बॉक्स में डाल दिया। ठीक है, बॉक्स में डालने का मतलब क्या निकालेंगे कि वो वाला ऑब्जेक्ट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो जिस ऑब्जेक्ट को नहीं डिस्ट्रीब्यूट होना होगा वो अपने आप बॉक्स में चला जाएगा। तो मैंने पहला ऑब्जेक्ट उठाया, उसके पास r+1 ऑप्शन, r तो पर्सन एंड वन बॉक्स। दूसरा ऑब्जेक्ट उठाया, वापस उसके पास r+1 ऑप्शन। तीसरा उठाया, वापस r+1 ऑप्शन। तो ऐसे करते करते r+1 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 कितनी बार आ जाएगा, n टाइम्स रेज टू पावर n। ठीक है, बट इसमें क्या हुआ, इसके अंदर एक केस वो भी आ गया जब सारे के सारे ऑब्जेक्ट बॉक्स में चले गए। उस वाले केस में तो केवल एक ही केस ऐसा आया जिसमें सारे ऑब्जेक्ट बॉक्स के अंदर चले गए। इस केस के अंदर ये ठीक है, एक भी ऑब्जेक्ट नहीं बटा, बट उसने क्वेश्चन में क्या बोला है या फिर स्टेटमेंट में क्या बोला गया है कि कम से कम एक ऑब्जेक्ट बटना चाहिए। तो ये वाला जो एक केस आया जब सारे बॉक्सेस में चले, सारे ऑब्जेक्ट एक ही बॉक्स में चले गए, सॉरी सारे ऑब्जेक्ट बॉक्स में चले गए, ये वाला अनफेवरेबल केस है, तो इसलिए हमने ये वाला केस सबट्रैक्ट कर दिया। हैंस द आंसर, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो अभी तक हमने टोटल 4 सिनेरियो डिस्कस किए। ठीक है, अब मान लिया एक बार मैं समराइज कर लेता हूँ। ठीक है, सारी ऑब्जेक्ट डिफरेंट है। ठीक है, अभी तो हम केवल डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को ट्रीट कर रहे हैं, अगर ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल हैं तो उसको अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, हमने बोला था केस वन, मान लिया हमारे पास 10 ऑब्जेक्ट्स, ये ठीक है डिफरेंट, ये ठीक है, और उनको 10 पर्सनस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 1 टू ईच, मतलब 1 ऑब्जेक्ट टू ईच पर्सन। तो इसमें नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएगा, 10 फैक्टोरियल। ठीक है, पहला केस तो ये था। दूसरा केस, मान लिया हमारे पास 10 ऑब्जेक्ट्स, ये ठीक है, वापस डिफरेंट, ये ठीक है, ऑल शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है कितने भी पर्सनस में, पर्सन चाहे ज़्यादा हो कम हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मान लिया 7 पर्सनस में, ये ठीक है, नो रेस्ट्रिक्शन। नो रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है, एक बंदे को कितना ही मिल सकता है। तो इसके लिए नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ वेज बराबर क्या था, पहला ऑब्जेक्ट उठाया 7 ऑप्शन, दूसरा ऑब्जेक्ट उठाया 7, तो 7 7 7 आएगा 10 टाइम्स, तो 7 रेज्ड टू पावर 10। इसी में मान लिया ये ऑब्जेक्ट मेरे को 13 पर्सनस में डिस्ट्रीब्यूट करना होता, ज़्यादा पर्सनस में डिस्ट्रीब्यूट करना होता, अगेन नो रेस्ट्रिक्शन कि एक बंदे को कितना ही ऑब्जेक्ट मिले। तो अब पहला ऑब्जेक्ट उठाया 13 ऑप्शन, दूसरा ऑब्जेक्ट उठाया 13 ऑप्शन, तो इस वाले केस में नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, 13 13 13 13 10, 13 रेज्ड टू पावर 10, ये आंसर होगा। ठीक है, सेकंड केस। अब थर्ड केस पे आते हैं, ये ठीक है, केस 3। इसमें मान लिया मेरे पास 7 ऑब्जेक्ट्स हैं डिफरेंट, जो मेरे को मान लिया 12 पर्सनस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये ठीक है, एंड नो वन शुड गेट मोर देन वन, मोर देन वन।
ठीक है, तो इस वाले केस में नंबर ऑफ पर्सन ज़्यादा रहना चाहिए। ठीक है, तो अगर 7 ऑब्जेक्ट हैं, 7 के साथ ऑल डिस्ट्रीब्यूशन, सबको डिस्ट्रीब्यूट करना है, कोई छोड़ना नहीं है। तो अगर मेरे पास 7 ऑब्जेक्ट है, 12 लोगों में बांटना है, किसी को भी एक से ज़्यादा ना मिले, तो फिर इफ़ेक्टिवली क्या होगा, ऑब्जेक्ट्स कम है। ठीक है, इफ़ेक्टिवली क्या होगा कि 7 पर्सन्स को तो एक एक ऑब्जेक्ट मिल रहा होगा और 5 लोगों को कुछ नहीं मिल रहा होगा। ठीक है, तो इसके लिए नंबर ऑफ वेज क्या हो गया, नंबर ऑफ वेज 12 में से मैंने 7 लोगों को सेलेक्ट किया जिनको एक एक ऑब्जेक्ट देना है। ठीक है, अब ये जो 7 लोग सेलेक्ट हो गए, इनको 7 ऑब्जेक्ट एक एक देना है, तो वही फर्स्ट केस 7 फैक्टोरियल, ये आंसर हो गया। ठीक है, केस 4 क्या हो गया कि मेरे पास मान लिया 9 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, ये ठीक है, और कितने भी लोगों में बांटना है, चाहे पर्सन ज़्यादा हो चाहे कम हो। और इस बार क्या था कि एट लीस्ट वन शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब एक बांटना है, सारे बांटना ज़रूरी नहीं है। आई कैन डिस्ट्रीब्यूट ओनली वन ऑब्जेक्ट, ओनली टू, ओनली थ्री, सब चलेगा। नंबर ऑफ पर्सन वापस मैटर नहीं करता है कि वो कम है या ज़्यादा है। तो मान लिया मैंने 7 पर्सन है। ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ वेज हम कैसे निकालते थे, वो याद रखने के लिए तो हम इसको ऐसे याद रखो, 7 लोग हैं, एक बॉक्स और रख लिया हमने बराबर में, 8 हो गए। ठीक है, पहला ऑब्जेक्ट उठाया, उसको बांटने का 8 तरीका, या तो इन 7 में से एक बंदे को दे दिया या फिर बॉक्स में डाल दिया। तो 8 इंटू 8 इंटू 8, 9 टाइम्स। बट दिस विल इंक्लूड अ केस in which all objects are put into box. In that case, no object is distributed. तो ये वाला केस हमारा फेवरेबल नहीं है, ये सिंगल केस, इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो -1, ये आंसर होगा। ठीक है, अब ये केस मैंने डिस्कस नहीं किया है, बट अगर मान लिया केस 5 ऐसे हो जाए कि हमारे पास मान लिया से 12 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, ये ठीक है, ऑल should be distributed, should be distributed, and these are to be distributed among say 9 persons, ये ठीक है, and each should get at least 1, ये ठीक है। ये केस अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है। अगर ये होगा, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, इस वाले केस में फर्स्ट फाइंड ऑल पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन, ये ठीक है, देन यूज ग्रुपिंग, ये ठीक है, देन डिस्ट्रीब्यूट फॉर्म्ड ग्रुप्स, ये ठीक है। ये 3 स्टेप में हम करेंगे। ठीक है, जैसे मान लिया 12 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, 9 लोगों में बांटना है, तो पहले तो मैंने देखा कि किस किस तरीके से बांटा जा सकता है। उसका मतलब क्या है कि एक तरीका तो ये है कि पहले बंदे को 4 मिले और बाकी सबको 1 1 1 1 1, बाकी 8 लोगों को, ये ठीक है। 4 किसको मिला है अभी ये हम नहीं बता रहे हैं, ये अभी हमने दैट इज़ नॉट बीइंग टेकन केयर। अभी तो हमने बस ये बोला कि एक तरीका बांटने का ये है कि एक बंदे को 4 मिले, बाकी सबको 1 1 मिले, तो 8 लोगों को 1 1 1 प्लस 4, 12 हो गया। एक तरीका तो ये। तो जब उसने बोला ना फाइंड ऑल पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन काउंट करें कि ये हमारा फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, इस तरह का। अभी डिस्ट्रीब्यूट किया नहीं है, आइडेंटिफाई करें। दूसरा तरीका ये हो सकता है एक को 3 मिले, एक को 2 मिले और बाकी सबको एक 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 एक। ठीक है, सारे केसेस काउंट करने के लिए क्या करो कि जब हम ऐसे जा रहे हैं तो इसको नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा। ठीक है, और पहले वाले से एक एक कम करते जाओ, आगे शिफ्ट करते जाओ। ठीक है, तो D3, फिर और क्या हो सकता है, अगर मैंने 2 को कम करके एक आगे शिफ्ट किया तो आगे बढ़ जाएगा, यहाँ 2 पे कम रह जाएगा। बट नॉन इंक्रीजिंग का मतलब क्या है कि आगे जाने पे बढ़ना नहीं चाहिए। तो ऐसे करोगे तो कोई केस छूटेगा नहीं और सारे पॉसिबल केस काउंट हो जाएंगे। तो 2 को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, 3 को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं।
तीन को डिवाइड करने का मतलब पहले बंदे को दो, अब दूसरे को तीन नहीं बोलेंगे क्योंकि मैंने बोला है कि नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, इंक्रीज नहीं होना चाहिए, बराबर या छोटा रहे। तो अगर 2,3 लिखता हूँ तो वो तो बेसिकली यहाँ पे ऑलरेडी काउंट हो गया, 2,3, तीन पहले लिख दिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मैंने 2 लिखा है तो अगले वाला भी 2 ही होना चाहिए। 2 एक को दिया, 2 एक को दिया, 2 एक को दिया, और बाकी सबको 1 1 1 1। ठीक है, तो टोटल कितने पर्सन थे? 9 पीपल थे। 9 में से 3 को 2 मिला, 6 को 1 1 मिला, तो यहाँ 6 ऑब्जेक्ट यूज़ हो गया और 6 ऑब्जेक्ट यहाँ यूज़ हो गया, तो टोटल 12 ऑब्जेक्ट आ गए। ये ठीक है, इसके अलावा और कोई केस नहीं बन पाएगा। ये ठीक है, इस फर्दर 2 को मैं कम नहीं कर सकता वरना 1 हो जाएगा, आगे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो दीज आर 3 पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद तुमने क्या किया? यूज़ ग्रुपिंग। ठीक है, मतलब मैंने क्या किया, जो 12 ऑब्जेक्ट है उनको इतने ग्रुप्स में डिवाइड किया। ठीक है, तो जैसे कितना तरीका आ जाएगा, D1 के करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ वेज ऑफ ग्रुपिंग कितना हो जाएगा? 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई सारे ग्रुप साइज से डिवाइड करो, 4 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल रेज टू पावर 8, क्योंकि 8 ग्रुप्स आ रहे हैं 1 1 1 1 वाले, और 8 ग्रुप्स का साइज सेम है इसलिए 8 फैक्टोरियल। तो दिस इज मान लिया n1, दिस इज नंबर ऑफ वेज ऑफ ग्रुपिंग। ठीक है, दिस इज ग्रुपिंग। ऐसे अगर D2 में से पूछा जाए तो दैट विल बी 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 2, 3 का अलग हो गया, 2 का अलग हो गया, और 1 फैक्टोरियल के ऐसे कितने ग्रुप्स बनेंगे? 7। अब ऐसे करने से क्या हो गया कि 7 ग्रुप्स के साइज सेम हो गया, तो एक हमने 7 फैक्टोरियल से एडिशनली डिवाइड किया। ये मान लिया हमारा हो गया n2 कि D2 वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें जो करस्पॉन्डिंग ग्रुपिंग है वो इतने तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे ही जो D3 है दैट विल बी 12 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई 2 2 2, तो 2 फैक्टोरियल का क्यूब, 1 फैक्टोरियल रेज टू पावर 6। ये तो ग्रुपिंग है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 3 ग्रुप्स का साइज सेम है यहाँ पे, तो एक 3 फैक्टोरियल और आएगा। यहाँ पे 6 ग्रुप का साइज सेम है, एक 6 फैक्टोरियल और आएगा। ये ठीक है, ये हो गया हमारा n3। ठीक है, तो हमारी जो एल्गोरिदम थी उसमें क्या था कि अगर 12 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, 9 लोगों में बांटना है, तो सबसे पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन का टाइप डिसाइड करो कि कैसे कैसे बांटा जा सकता है। वो हमने यहाँ पे कर लिया, D1 D2 D3। फिर उसने बोला कि ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया, वो हमने यहाँ पे कर लिया, n1 n2 n3। ये ठीक है, फिर तीसरा पार्ट क्या आया? डिस्ट्रीब्यूट फॉर्म ग्रुप्स। ठीक है, तो मेरे पास 9 लोग हैं, तो मैंने पहले क्या क्या किया कि ऐसे 9 ग्रुप्स में डिवाइड किया, एक तरीका ये। और ये जो 9 ग्रुप्स बन गए, ये सारे ग्रुप्स अलग अलग हैं। ये ठीक है, मतलब ग्रुप्स का साइज भले ही सेम हो बट उसके अंदर ऑब्जेक्ट तो अलग अलग आएगा। तो मान लिया इस ग्रुप के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, इस ग्रुप के अंदर एक ऑब्जेक्ट है। ये दो ग्रुप्स अगर मैं दो लोगों को बांट रहा हूँ तो ये पहले को दिया, दूसरा ग्रुप दूसरे को दिया, और वाइसे वर्सा, ये ग्रुप मैंने पहले को दिया और ये दूसरे को दिया। ये दोनों अलग अलग बातें, क्योंकि दोनों बंदों के पास अलग अलग ऑब्जेक्ट पहुंचेगा। तो उसका मतलब क्या है कि अगर ग्रुप साइज सेम है तो डिवाइड या डिवीज़न करते समय तो ये 8 फैक्टोरियल आएगा, क्योंकि 8 ग्रुप का साइज सेम है। बट जब एक बार हमने ग्रुप्स बना लिए तो उनको डिस्ट्रीब्यूट करते समय किस ग्रुप का साइज सेम है किसका अलग है कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास 9 ग्रुप्स हैं, दिस इज इक्विवेलेंट ऑफ सेइंग मेरे पास 9 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। 9 ग्रुप्स का मतलब क्या है? 9 डिफरेंट बंडल्स हैं, ऐसे बोल सकते हैं। हर बंडल के अंदर या तो ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेम है तो ऑब्जेक्ट खुद डिफरेंट है। ये ऑब्जेक्ट अलग है, ये ऑब्जेक्ट अलग है। तो ये जो मेरे पास 9 बंडल बने, 9 बंडल्स जो मैंने क्रिएट किया ग्रुपिंग से, उनको 9 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो वो हमारे लिए केस 1, जो अभी जो हम डिस्ट्रीब्यूशन में केस 1 4 केसेस पढ़े थे उसमें केस 1 लगेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वेज क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड वेज विल बी n1 इंटू n1 करने से क्या हो गया? 9 ग्रुप्स बन गए। ये ठीक है, 9 ग्रुप्स के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूशन है कि एक के अंदर 4, एक के अंदर ये 1 1 1 1 है, बाकी के अंदर इनको 9 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया तो 9 फैक्टोरियल। ठीक है, तो या तो मैंने ऐसे बांटा या फिर मैंने ऐसे बांटा 3 2 1। तो या फिर का मतलब क्या है?
प्लस। ठीक है, जो दूसरा वे और डिस्ट्रीब्यूशन था कि एक को 3 मिला, एक को 2 मिला और बाकी सबको 1 1 1 1 मिला, इसमें ग्रुपिंग के कितने तरीके हो गए, N2। तो पहले तो मैंने ग्रुपिंग किया N2 तरीके से और फिर उनको 9 लोगों में बांट दिया 9 फैक्टोरियल, या फिर तीसरे तरीके से बांटा N3 इंटू 9 फैक्टोरियल। ये ठीक है, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन थोड़े लेंदी हैं, ये समझ में आ गया होगा। पहला चीज़ तो ये हो गया। दूसरा, जो नंबर्स हैं, जैसे 9 लोग हैं और 12 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बांटा है, ये आसपास है, मतलब पास पास है। ठीक है, इस क्वेश्चन में तुम्हें ये तो समझ में आ ही गया होगा कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट ज़्यादा होना चाहिए, तभी हर बंदे को कम से कम एक ऑब्जेक्ट दिया जा सकता है। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कम नहीं हो सकता। ठीक है, और इनके बीच में डिफरेंस जो है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर डिफरेंस ज़्यादा हो गया तो जैसे यहाँ पे तो हमारे केवल 3 ही केसेस बने, D1 D2 D3। अगर डिफरेंस ज़्यादा हो गया तो बहुत ज़्यादा केसेस बन जाएंगे। मान लिया अगर मैंने बोला कि 20 ऑब्जेक्ट्स बांटना है 9 लोगों में, तो बहुत सारे केसेस बन जाएंगे। तो वो प्रैक्टिकली एग्ज़ाम में कैलकुलेट करने का, ये ठीक है, सेंस नहीं बनेगा, मतलब बहुत लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगा। तो जो एग्ज़ाम में जो केस आएगा, मोस्ट वाले ये नंबर आसपास ही रहेंगे, दूर दूर नहीं होंगे। क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है तो पहली बार तो ये समझ में आता है ना कि इतना बड़ा क्वांटिटी हो गया, ये ठीक है, फिर उसको 9 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करो, इसको कैलकुलेट करना तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, पॉसिबल नहीं। सब्जेक्टिव होता तब तो चलो हमने मान लिया कि ये आंसर लिख के छोड़ दिया हमने, एग्जामिनर ने पूरा चेक कर दिया कि बच्चे ने कैसे किया है और इसी फॉर्म में उसने मार्क्स दे दिया। ऑब्जेक्टिव में तो मेरे को आंसर मैच कराना पड़ेगा, तो जो ऑप्शन है वो एग्जैक्टली इसी तरीके से लिखा होना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेट करके तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। तो इन ऑल द प्रोबेबिलिटी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया है तो उसमें ये नंबर आसपास ही होगा। ठीक है, नंबर बड़ा हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। मान लिया मैंने बोला कि 20 लोग हैं और 22 ऑब्जेक्ट हैं, कोई बात नहीं, कम केसेस बनेगा, 2 ही केस बनेगा। अगर 20 लोग हैं 22 ऑब्जेक्ट हैं तो 2 केस कैसे सोचेंगे हम। मैंने ऐसे सोचा कि सबको अगर एक एक देना है तो 20 तो एक एक देने में यूज़ हो जाएगा, 2 एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट बचेगा। तो या तो वो दोनों एक ही बंदे को दे दिया, उसका मतलब क्या है कि एक बंदे को 3 मिलेगा और बाकी सबको 1 1 1 1 मिलेगा, या फिर 2 बंदों को 2 2 दे दिया, बाकी सबको 1 1 दे दिया। यही 2 तरीके आएंगे। ठीक है, बट अगर मैं बोल दूँ कि 20 लोग हैं 30 ऑब्जेक्ट्स हैं तो फिर मैस क्रिएट हो जाएगा, फिर बहुत बड़ा आंसर आएगा। ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, कुछ लोगों को ऐसे लग रहा होगा कि अगर इसने बोला कि ईच शुड गेट एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट, तो कुछ लोगों को ऐसे लग रहा होगा, और स्पेशली जिन्होंने पढ़ रखा है पीएनसी, वो ये गलती खूब करते हैं। क्या गलती करेंगे, वो बोलेंगे कि 12 में से सबको पहले एक 9 लोगों को एक एक ऑब्जेक्ट दे दो और बचा हुआ कैसे भी बांट दो, विदाउट रेस्ट्रिक्शन बांट दो। ये ठीक है, तो द मोमेंट यू आर सेइंग कि सबको एक एक ऑब्जेक्ट दे दिया, तो आई आस्क यू कौन सा ऑब्जेक्ट दिया, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो डिफरेंट डिफरेंट है। तो एक बंदे को O1 मिल रहा है या पहले बंदे को O2 मिल रहा है, ये भी मैटर करेगा, ऑब्जेक्ट बिकॉज डिफरेंट है। तो फिर वो बंदा क्या बोलेगा कि चलो 12 में से 9 सेलेक्ट कर लिया, 12C9। ये ठीक है, मतलब एक लॉजिक ये भी है, और ये बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे बच्चे करते हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं, बहुत सारे टीचर भी करते हैं ये चीज़, कि अगर उन्हें बोला कि 12 में से 9 ऑब्जेक्ट देना है तो बोलेंगे चलो कोई बात नहीं, 12 में से 9 सेलेक्ट कर लो। ये ठीक है, अब ये जो 9 सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स हैं इनको 9 लोगों में बांट दिया, तो मैंने 9 फैक्टोरियल से बांट दिया। ऐसा करने से मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट बच गया। अब ये मैंने फ्रीली बांट दिया, मतलब पहला ऑब्जेक्ट उठाया 9 में से किसी बंदे को दे दिया, ठीक है, तो 9 ऑप्शन। फिर दूसरा ऑब्जेक्ट उठाया 9 में से किसी को ही दे दिया, तो 9 इंटू 9 इंटू 9। ये उनका लॉजिक ये रहेगा कि ये भी तो आंसर है। ये ठीक है, तो ऑफकोर्स ये आंसर तो है, बट ये गलत आंसर है। ठीक है, क्यों गलत आंसर क्यों है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ओवर काउंटिंग आ गया। अगर क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो रहा होता तो हम इतना टाइम और एनर्जी थोड़ा वेस्ट करते, ऑफकोर्स। पहला लॉजिक तो ये। दूसरा, गलत क्यों है, गलत इसलिए है क्योंकि मान लिया जो बचा हुआ 3 ऑब्जेक्ट जब मैं बांट रहा था, ठीक है, मान लिया पर्सन P1 P2 ये P9 तक है। पहले जब हमने एक एक ऑब्जेक्ट बांटा
तो इसको मान लिया O1 मिला, इसको O2 मिला, इसको मान लिया O9 मिला। ठीक है, जो तीन ऑब्जेक्ट बच जो गया, जब मैंने वो बांटा तो मान लिया P1 को O10 मिल गया, ये ठीक है, O11 भी मिल गया, मान लिया दो ऑब्जेक्ट और मिल गया इसी को। जब ये हमने 9 × 9 × 9 किया है, तो ये जो तीन ऑब्जेक्ट है ये तो किसी भी तरीके से लोगों में जा सकता है, मतलब तीनों के तीनों एक ही के पास पहुंच गया, या दो एक के पास पहुंच गया, एक एक के पास पहुंच गया, या तीनों अलग अलग पहुंच गया, कैसे भी हो सकता है। ठीक है, व्हाट वी आर डिस्कसिंग कि इस फॉर्मूले में गड़बड़ क्या है। ठीक है, एक तरीका ये हो गया कि जब सबको एक एक बट रहा था तो P1 को O1 मिल गया, और जो बचे हुए ऑब्जेक्ट बट रहे थे तब इसको O10 और O11 मिला। एक तरीका ये। ठीक है, एक तरीका ये भी है कि जब शुरू में बट रहा था एक एक ऑब्जेक्ट, तो P1 को O10 मिला, P2 को O2 मिला, एंड सो ऑन O9 तक मिला। और जब बचे हुए तीन ऑब्जेक्ट बट रहे थे, तो बचे हुए ऑब्जेक्ट में इसके पास O1 और O11 आ गया। सॉरी, O1 तो यूज़ कर लिया, हाँ नहीं नहीं, O10 यहाँ पे मिला था, और फिर O1 और O11 मिल गया। तो बिकॉज हमने मल्टीप्लाई किया है, या फिर तुम ऐसे देखो कि P1 के पास जो ऑब्जेक्ट पहुंचा है वो दो तरीके से पहुंचा है। एक बार तो फर्स्ट राउंड में जब सबको बट रहा था एक एक तब पहुंचा, एक बार जब बचे हुए ऑब्जेक्ट बट रहे थे तब पहुंचा। ये ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा कि P1 को पहली बार कौन सा ऑब्जेक्ट मिला और दूसरी बार कौन सा मिला, ये भी मैटर कर जाएगा। मतलब पहली बार O1 मिला, नॉट ए राइट कलर, पहली बार O1 मिला, दूसरी बार O10 मिला, या फिर पहली बार O10 मिला, दूसरी बार O1 मिला, ये सेपरेट केसेस की तरह यहाँ पे काउंट हो गया, क्योंकि हमने बोला था मल्टीप्लाई करने में ऑर्डर आ जाता है अगर ऑब्जेक्ट्स के बीच में परमुटेशन पॉसिबल है। ठीक है, बट ये केस और ये केस तो इफेक्टिवली एक ही केस है। ये ठीक है, तो ये तो अलग अलग काउंट नहीं होना चाहिए। अब ये इतना भी सीधा नहीं है कि हम डी परम्यूट करने के लिए एक फैक्टर से डिवाइड कर दें, क्योंकि इसको अगर तीन ऑब्जेक्ट मिला है तो फिर अलग टाइप की चीज़ आएगी, इसको दो मिला और इसको दो मिला तो अलग टाइप का फैक्टर आएगा, तो वो हम कर नहीं सकते, थियोरेटिकली पॉसिबल नहीं। ये ठीक है, तो ये आंसर इसलिए गलत है। कभी भी अगर सेम ऑब्जेक्ट हो, सॉरी कभी भी अगर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो, वो ये बोले कि हर बंदे को कम से कम एक एक ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए, तो वील नेवर डू दिस कि पहले सबको एक एक दे दिया फिर बचे हुए ऑब्जेक्ट बांट दिए। ऐसे करोगे तो ओवर काउंटिंग होगा, जैसा इस केस में हो गया। ये ठीक है, तो दिस इज नॉट द करेक्ट फॉर्मूला। ये ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर तो ये तरीके हो गए, हमने टोटल 5 केसेस डिस्कस की। ये ठीक है, एक छोटा सा नोट और मैं बोलना चाहूँगा। ये ठीक है, अगर मेरे से पूछा जाए कि मान लिया ए बी 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 सी सी डी डी ई एफ, मान लिया मैं बोलूँ कि इनको सबको लेके एक लाइन में परम्यूट करना है, तो 3 और 3 6 और 2 8 और 2 10 2 12 और 1 13। ये ठीक है, ये 13 ऑब्जेक्ट्स हैं। ये ठीक है, उसमें कुछ अलाइक है कुछ डिफरेंट है। इन 13 को एक लाइन में परम्यूट करना है, कितना आंसर आएगा? तो आंसर विल बी 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 अलाइक ऑब्जेक्ट है तो 3 फैक्टोरियल, फिर 3 अलाइक ऑब्जेक्ट हैं फिर 3 फैक्टोरियल, फिर 2 अलाइक हैं 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, एंड बस यही आंसर है। क्यों बोला ये मैंने? ये तो वो फॉर्मूला है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक से पहले ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। ठीक है, कुछ बच्चों का टेंडेंसी क्या होता है, डिवीजन में पढ़ने के बाद डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन में ग्रुपिंग है, ग्रुपिंग अलग चीज़ है। ग्रुपिंग में तो अगर 13 ऑब्जेक्ट तो 13 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ऐसे नहीं है वो सेम ऑब्जेक्ट नहीं है। ग्रुप करना अलग है, ये परम्यूटेशन है, ये तो हम एक लाइन में परम्यूट करा रहे हैं। ये ठीक है, ग्रुपिंग पढ़ने के बाद कुछ बच्चों का टेंडेंसी क्या होता है, वो बोलते हैं कि अरे ये 2 3 फैक्टोरियल हैं तो एक और 2 फैक्टोरियल आ गया, या फिर इन तीनों का ग्रुप का साइज सेम है तो एक 3 फैक्टोरियल आ गया, जो गलत है। यहाँ ग्रुपिंग थोड़ा करें, यहाँ परम्यूटेशन करें। मतलब अगर मैंने बोला कि 13 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ये ठीक है, उनको 2 2 2 और एक ग्रुप कितना हो गया, एक का। ये ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि इतने ग्रुप्स में डिवाइड करना है, 1 2 3 4 5 6, 6 ग्रुप्स में डिवाइड करना है, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ ग्रुपिंग क्या हो जाएगा? ये ठीक है, दैट विल बी
13 फैक्टोरियल अपॉन ये दो 3 फैक्टोरियल है तो 3 फैक्टोरियल का स्क्वायर। ग्रुपिंग में तो जितने ग्रुप साइज हैं उससे डिवाइड करते हैं ये, ठीक है। फिर आ जाएगा 2 फैक्टोरियल का क्यूब, फिर आ जाएगा 1 फैक्टोरियल इसकी वजह से। और इसके बाद बिकॉज इन दो ग्रुप्स का साइज सेम है इसलिए एक एडिशनल 2 फैक्टोरियल आएगा। इन तीन ग्रुप्स का साइज सेम है इसलिए एक एडिशनल 3 फैक्टोरियल आएगा। मैं क्या स्ट्रेस देने की कोशिश कर रहा हूँ, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। ये ग्रुपिंग है और ये परमुटेशन है। लोगों का टेंडेंसी होता है परमुटेशन वाले फॉर्मूले को वो मॉडिफाई कर देते हैं जो गलत है, ठीक है। आंसर ऐसे आएगा, ठीक है। इसमें कोई फैक्टर नहीं लगाया, ये दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। इसमें 13 की 13 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, इसमें ऑब्जेक्ट डिफरेंट नहीं है। पहला चीज़, इसमें केवल ग्रुप्स में डिवाइड करना है, मतलब ये एक ढेर अलग रख दिया, ये ढेर ढेर मतलब हीप, ये हीप अलग रख दिया तीन ऑब्जेक्ट्स का, ये तीन अलग ऑब्जेक्ट्स का अलग रख दिया, ये अलग चीज़ है। ऊपर वाले केस में क्या है, एक लाइन में परम्यूट करा है सब 13 ऑब्जेक्ट्स को, जिसमें से कुछ ऑब्जेक्ट सेम है कुछ डिफरेंट, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर। और ये पॉइंट आउट करने के बाद कम से कम अब तो गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मैंने पॉइंट आउट कर दिया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर।